अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेक अप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और जिसका नहीं भी गुजरा तो कोई बात नहीं है, उम्मीद कीजिए कि आने वाले दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे और जो अब वीकेंड आएगा वो हमने बहुत अच्छा गुजारना है। नाज़रीन, पीर से इस हफ्ते का आगाज़ हुआ है। बहुत सारी खबरें आपके सामने रखनी है, कुछ मस्बत भी हैं और कुछ मनफी भी हैं। मनफी खबरों से हमने आगे बढ़ते हुए साबित कदमी से उनका मुकाबला करना है और मस्बत खबरें आपको मोटिवेशन देती हैं कि आने वाला वक्त यकीनन बहुत बेहतर और बहुत प्यारा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कारोबार की, बिजनेस की। KSE 100 इंडेक्स यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात। इंडेक्स इस वक्त पाकिस्तान का बुलंद तरीन सतह पर है। 82,000 पर आपकी मार्केट का इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और यकीनी तौर पर ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी मार्केट 82, 83 पर नहीं आई है, तो ये एक तारीख रकम होते हुए 100 इंडेक्स आगे बढ़ रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजूहात ये कि कुछ हमने कारोबार में स्टेबिलिटी देखी है। आपकी करेंसी US डॉलर की अगेंस्ट वो स्टेबल है। थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टर्स है उनका एतमाद बहाल होना शुरू हो गया है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के तहत और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स या फॉरम्स के तहत इन्वेस्टमेंट की जा रही है और जो आपके बिजनेस का फ्लो है शेयर्स का वो भी बढ़ रहा है, वो एक्सपेंड हो रहा है। तो ये अच्छे इंडिकेटर्स हैं 100 इंडेक्स यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। अब हम बात करते हैं कमोडिटी यानी कि गोल्ड की। नाज़रीन, हमने आपको बताया कि गोल्ड की एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा है हमारे जैसे ममालिक में, और जो बांग्लादेश है, इंडिया है, एशिया की हम बात करें और ख़ास तौर पे कल्चर का ताल्लुक बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्दर ये कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गोल्ड भी इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है क्योंकि प्राइसेस अप हुए हैं, प्राइसेस बुल हुए हुए हैं, प्राइसेस हाईएस्ट रिकॉर्ड पर हैं। 2,76,000 पर गोल्ड आपका ये ट्रेड कर रहा है फी तोला। और इस वक्त यकीनन तौर पर जो लोग शादियां कर रहे होंगे या जिनको गोल्ड की ज़रूरत होगी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि इस वक्त जो सप्लाई है वो श्रिंक है, वो महदूद हुई है। एक बुनियादी वजह यह है कि गोल्ड के प्राइस बढ़ने की। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान को IMF की पहली किस्त मौसूल हो गई है और इसके बाद हमारे रिजर्व में इजाफा होगा। जो हमारी पेंडिंग पेमेंट्स हैं हम वो करेंगे और उसके साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनिशिएटिव ले रही है कि किस तरीके से हम अपनी गवर्नमेंट के जो इकॉनमी के मैटर्स हैं उनको किस तरह से बेहतर डायरेक्शन के साथ उनका तयन करके उनको ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त बहुत कुछ सोचा हुआ है कि हमारे पास एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है सरकार के पास और जो प्रोविंशियल सेक्टर्स हैं उनके पास भी कि किस तरीके से जो सिंध में यानी कि आपके कराची के जो डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं उस पर बात हो सकती है। एग्रीकल्चर पंजाब की बात करें तो उसके पे कैसे बात हो सकती है। फिर CPEC पे भी हम कुछ सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि उसको भी मस्बत डायरेक्शंस पर आगे लेके जाना है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, लग ये रहा है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन स्टिल एक इबहाम में कन्फ्यूजन है। लेकिन एज फार एज कंसर्न जो हम देख रहे हैं नंबर्स के हिसाब से जो हमें इंडिकेटर्स मिल रहे हैं स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मॉनेटरी पॉलिसी को देखें, इंटरेस्ट रेट को देखें, तो हम एक बेहतर डायरेक्शन का तयन करते हुए आगे बढ़ें। लेकिन थोड़ा सा स्लो सिस्टम है हमारा, लेकिन इस सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। इकॉनमी एनालिस्ट हैं और बेहतर अपनी राय देते हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है मियाँ इमरान साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया वेका पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला। सर, क्या लग रहा है आपको इस वक्त इकॉनमी के डायरेक्शंस कहाँ पर हैं? स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स हमें बेहतर नज़र आ रहे हैं, इसके अगेंस्ट गोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चुका है, IMF का पैसा भी हमको रिसीव हो गया है। आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकॉनमी की सिचुएशन कहाँ ड्राइव हो रही है? देखिए, अगर हम पाकिस्तानी इकॉनमी की ओवरऑल बात करें तो इस वक्त जो हालात हैं वो सही सिमत में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम जो इकॉनमी के इंडिकेटर्स हैं वो तकरीबन तमाम के तमाम बेहतर हैं सिवाय बैरूनी सरमायाकारी के। अगर हम देखें तो स्टॉक्स हैं, हम इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, इसके अलावा IMF प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को एनालाइज करें तो ये तो हम हुकूमत की फेवर में जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात वज़ीर ख़जाना ने रीसेंट इंटरव्यू में कही है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका और चीन के तामुन की वजह से हमें IMF लोन मिलने में आसानी रही है।
इसका मतलब ये है कि सफारती सतह पर भी कामयाबी मिल रही है। चाइना और अमेरिका से एक ही वक़्त में ताउन हासिल करना बेसिकली एक कामयाबी है, जिसका एतराफ़ किया जाना चाहिए। अगर इन तमाम हम दादो-शुमार को सामने रखें, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि एफबीआर ने भी बहुत ज़्यादा सख्त पॉलिसी बना दी है और वो टैक्स कलेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं और बहुत सी ऐसी डिमांड्स जो कि कई सालों से एक पूरी दुनिया में की जा रही थी, वो उन्होंने एक ही दिन में फैसला करके पूरी कर दी हैं। मिसाल के तौर पर टैक्स कलेक्शन का टारगेट जो था वो जुलाई और अगस्त का पूरा नहीं हुआ था और आईएमएफ ने जब ये लोन प्रोग्राम अप्रूव किया है तो उन्होंने ये शर्त लगाई थी कि आपकी टैक्स कलेक्शन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और इसके लिए आपको इस तरह से इकदाम करने होंगे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एफबीआर के साथ मिलके ये फैसला किया कि नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म की जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी इकोनॉमी में एक टर्निंग पॉइंट होगा। बज़ाहिर ये हमें इतना बड़ा पॉइंट नहीं लग रहा है, हमें शायद ये छोटा सा फैसला लग रहा है, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि अगर हम सिर्फ अदाद-ओ-शुमार देखें जो चेयरमैन एफबीआर ने शेयर किए हैं, तो पिछले माली साल में तकरीबन 13.2 ट्रिलियन रुपीस का विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा हुआ था, जिसमें से 423 अरब रुपए का विद होल्डिंग टैक्स क्लेम नहीं किया गया। हम्म। इसका मतलब ये है कि जो 423 अरब रुपया था वो नॉन फाइलर से इकट्ठा किया गया था, जो कि वो क्लेम नहीं कर सके थे। ये सिर्फ वो टैक्स है जो कि नॉन फाइलर से बाय फोर्स इकट्ठा किया गया है, जो कि उन्होंने अपनी ट्रांजैक्शन बैंक विद होल्डिंग्स पे, बैंक प्रॉफिट्स पे और बाकी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो दिया था। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर नॉन फाइलर 423 अरब रुपए का टैक्स दे सकते हैं, अगर इनको सिस्टम में ले आया जाए, तो ये तकरीबन आसानी से 1500 अरब रुपए का टैक्स जमा करवा सकते हैं, इनसे वसूल किया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये वाला काम हो जाए तो हमारे मुल्क में जो एक टैक्स कलेक्शन बहुत बड़ा मसला बनी हुई है, वो मामला जो है वो काफ़ी हद तक हल हो सकता है और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंट हो सकती है और सरकार इस हवाले से संजीदा दिखाई देती है कि वो डॉक्यूमेंट करे इकॉनमी को, क्योंकि जितनी भी बड़ी इकॉनमीज हम दुनिया में देखते हैं, इवन कि हम अपना हमसाया मुल्क भारत की देखें, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी तरक्की की जो वजह है उनकी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है, टैक्स बेस बढ़ाना है। क्योंकि इस वक्त जो टैक्स बेस है वो मिडिल क्लास, अगर आप आदाद-ओ-शुमार को एनालिसिस करें, चेयरमैन एफबीआर की अपनी ये रिपोर्ट है कि जो मिडिल इनकम के ग्रुप्स हैं वो 94% कंप्लाइंस कर रहे हैं, ठीक। जो कि बल्कि जो हायर क्लास है वो तकरीबन 1% बनती है और वो 29% सिर्फ कंप्लाइंस कर रहे हैं। यानी कि असल में कंप्लाइंस करवाने की ज़रूरत जो है वो हायर क्लास को है, ना कि मिडिल इनकम क्लास ग्रुप को। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा संजीदगी से काम किया जा रहा है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह से प्लानिंग की जा रही है, जिस तरह से बयानात सामने आ रहे हैं, उसको अमली तौर पर भी उसी तरह कर दिया जाए, क्योंकि हमने देखा था कि जो नॉन फाइलर की टर्म थी ये शब्बर जैदी के दौर में भी हुई थी ख़त्म, पीटीआई का उस वक़्त दौर था, लेकिन हुकूमत प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। अब वो उम्मीद है कि शायद वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। अगर तो वो प्रेशर बर्दाश्त करके, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज जो है वो आ सकता है। इमरान साहब, आप बहुत दुरुस्त बातें कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जो हमारा बिज़नेस का मंजरनामा है वो आवाम के सामने रखा है। इमरान साहब, एक सवाल है, इस वक्त आज टैक्स रिटर्न करने की एफबीआर की तरफ से आखिरी तारीख है। जिस तरह से हमने बिज़नेस को अभी ब्रीफली बताया कि ये इंडिकेटर्स हैं और मस्बत चीज़ें जो है जा रही हैं, अवाम का और इन्वेस्टर्स का जो एतमाद हमें वो बहाल करना है। ऊपर से इस तरह के माहौल में जहाँ एक अफरा तफसी और नफसा नफसी जैसी हमारे माशरे में सूरत हाल है महंगाई की वजह से और स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, उसमें बात ये करना कि जी यूटिलिटी जो कनेक्शंस हैं वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे अगर टैक्स रिटर्न नहीं किया या आपने टैक्स नहीं भरा। फिर ये कह रहे हैं कि जी आपकी जो कम्युनिकेशन के हवाले से सिम्स हैं वो ब्लॉक कर दी जाएंगी, आपकी ट्रैवल पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो ये आपको लगता है ये एक जमहूरी मुल्क में और जहाँ पर ऐसा मुल्क है जिस पे क्राइसिस का फुकदान इतना ज़्यादा है कि हम सोच नहीं सकते, इस वक्त जो आम आदमी है या जो ताजिर भी है वो भी सर जोड़ के बैठे में वो परेशान है। इनकम तो आ रही है लेकिन ज़्यादातर इनकम जो है वो आपकी एक्सपेंस में चले जाती है और बुनियादी तौर पर जो आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है
वो बिजली के बिल्स हैं। तो पूरे पाकिस्तान में, बिलखसूस मैं कराची की बात करूं तो कई ने तो इस वक्त हद पार कर दी है। तो इस माहौल में अगर लोग इनकम रिटर्न्स यानी टैक्स रिटर्न फाइल करने में ताख़ीर कर रहे हैं, या उनके पास पैसे नहीं हो पा रहे, या उनके पास नहीं कोई सिलसिला बन पा रहा, फिर इस तरह की तड़ी लगाना जैसे कोई बदमाशी कर रहे हैं, तो क्या सरकारी महकमों को या इंस्टीट्यूशंस को ये जबान, ये तरीक़ेकार स्टेटमेंट्स की हद तक जेब देता है? देखिए, जिस तरह से सरकार आम आदमी को कम्युनिकेट कर रही है एफबीआर के हवाले से, उसमें थोड़ी बेहतरी लाए जाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि लोगों को वक्त दिया जाए और उनको सहूलत भी दी जाए। मिसाल के तौर पर अगर सरकार ये कर दे कि वो टैक्स रिटर्न्स की जो डेट है उसको एक्सटेंड करती है और उसको वो टाइमली कर देती है। जैसे अगर हम 2 दिन से देखें तो एफबीआर का पोर्टल काम नहीं कर रहा है। अब एफबीआई का पोर्टल काम नहीं कर रहा, लाखों लोग वॉलंटरीली रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं। अब जो रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं उनको खुद से मसला ज़्यादा नहीं है, बल्कि एफबीआई की तरफ से मसला आ रहा है कि उनके पोर्टल काम नहीं कर रहा। अब एफबीआई क्या करता है कि लास्ट डे के आखिरी घंटे में जाकर एक्सटेंशन दे देता है बाज़। हालांकि ये काम अगर वो 2 दिन पहले कर दे तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं, पोर्टल में प्रेशर कम हो सकता है, आम आदमी की रिटर्न जमा हो सकती हैं। अब जो बात है ना कि हुकूमत जो है या एफबीआई जो है वो एक धमकी लगाने के अंदाज में या फिर जबरन टैक्स वसूल करने के अंदाज में अवाम से मुखातिब होता है, ये गलत है। देखिए, आम आदमी टैक्स देना चाहता है, वो साथ ये सवाल भी करना चाहता है कि मैं तो आपको लाखों रुपया टैक्स दे देता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मुझे सरकार इसके बदले में क्या देगी। लेकिन सरकार इस बारे में खामोश होती है। जो टैक्स होता है वो जबरन वसूल करना ठीक है, लेकिन फैसिलिटी भी साथ दें। अब जहाँ तक बात है कि हम बिजली के बिल देखते हैं और टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त लोगों के हम हालात भी देखते हैं कि उनके पास उतने फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप एक दफ़ा लोगों को सरकारी सतह पर कोई सहूलत मुहैया कर दें, मिसाल के तौर पर अगर एक घरेलू खातून है उसको अगर आप एक टैक्स वकील ऑनलाइन फराहम कर दें जिसको रिटर्न फाइल करने का नहीं पता, जैसे कि अभी आपने जो शराइत लगाई हैं उसमें आपने कहा है कि बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकेगा नॉन फाइलर। अब एक घरेलू खातून है, वो अगर किसी के घर किसी काम करके पैसे कमाती है, कोई बेवा है, कोई स्टूडेंट्स हैं, अब उनको नहीं पता कि टैक्स वकील कहाँ पर है, वो इन चक्करों में नहीं पड़ सकते हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन एक फैसिलिटी अवेल करे ऐसे लोगों के लिए कि भी अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एंट्री बनाना जरूरी है, तो एक हेल्पलाइन नंबर हो उस पर कॉल करें और आप उनको अपना डाटा शेयर करें, वो आपकी रिटर्न फाइल कर दें। क्योंकि अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो कि इनकम उनकी इतनी नहीं होती है, लेकिन एक कंप्लाइंस जो है अच्छा वो इमरान करना साहब, जरूरी होता है। एक सवाल है। इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से बयान आया कि जी टैक्स जो लोग हैं, अगर हमारा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ तो हम सैलरीड क्लास पर जो है प्रेशर डालेंगे। और हम ये भी देख रहे हैं, माजी में भी हमने देखा कि गवर्नमेंट को एक ऊपर से प्रेशर आ जाता है कि जी आपको टैक्स कलेक्शन पे करना है, और उन्होंने फ़ौरन एफबीआर को और मुतल्लिका जो महकमे बने उनको बोल दिया जाता है कि आपने टैक्स कलेक्ट करना है। एक पॉइंट तो ये है, तो वो फिर कोशिश ये करते हैं कि जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पे प्रेशर डाले, क्योंकि उनके पास सारा डेटाबेस होता है। मैं फिर सवाल करता हूँ कि एक्सपेंड क्यों नहीं करते? इसमें एग्रीकल्चर की बड़ी तादाद है, आप अगर देखें जो आपके एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो इतने ज़्यादा हैं। फिर दूसरे सेक्टर्स भी हैं, वो टैक्स नहीं दे पाते, उनको पता नहीं किस चीज़ की छूट दी हुई है, और सबको सब पता है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ पे कितना बिजनेस जनरेट हो रहा है। मैं क्योंकि आवाम भी माशाल्लाह बहुत शऊर हो गया है, वो भी एम्पावर हो चुके हैं, उनको पता है, आपको भी पता है। तो क्या वजह है कि हमारे हाथ पैर क्यों बंधे हुए हैं? और मैं कोई गुज़िश्ता 7-8 साल से देख रहा हूँ, जब भी टैक्स कलेक्शन का मामला आता है और डेडलाइंस आती हैं, लोग चीखों पुकार शुरू कर देते हैं। उनका चीखों पुकार करना बनता है, क्योंकि उन्हीं पे बोझ डाला जा रहा है। सैलरी क्लास एक बड़ी क्लास है, सैलरीज भी इंक्रीज नहीं हो रही, इन्फ्लेशन भी आपके सामने है, और बिजनेस के भी वो रेवेन्यूज नहीं आ पा रहे। तो चीज़ों को एक्सपेंड करने के बजाय, टैक्स कलेक्शन का दायरा कार वसी करने के बजाय, और IMF भी आपसे ये बात कर रहा है। फिर फर्दर मैं आपसे सर ये बात सामने रखूंगा, जो हमारी कमेटीज़ बनी हुई हैं मिनिस्ट्री की और जो फाइनेंस के मामला देख रहे हैं, वो जो IMF से डायलॉग करते हैं, सर ऐसा लगता है कि कह देते हैं और एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हमारी अपनी एक स्टैंडिंग कहाँ गई, हमारी अपनी पोजिशनिंग कहाँ गई? पहले हमने देखा है, मैंने बड़े बिजनेस के प्रोग्राम किए कि यहाँ से वफ्द जाता था, वो मुज़ाकरात करता था, वो डायलॉग करता, नहीं हमारी ये कंडीशंस भी हैं, 4 बातें अगर हम आपकी मानेंगे तो आपको हमारी माननी पड़ेंगी। ऐसा हुआ है माजी में,
बजट से पहले पूरा ब्रीफ किया जाता था कौमी असेंबली में। सर 3 साल से मैं देख रहा हूँ कोई ब्रीफिंग नहीं होती, डॉक्यूमेंट आता है, स्पीकर साहब उसको रूलिंग देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ देता है एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट। सर वेयर वी आर गोइंग, हम क्या कर रहे हैं, क्या मामला आते हैं। और फिर जो टैक्स वाला मामला है कि उसको हम एक्सपेंड ही नहीं कर पा रहे। माजरत मेरा सवाल थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं चाहूँगा इस पर आपका एक मौक़िफ़ लेना। जी, अच्छा देखिए, आपने बात की है सैलरी क्लास की। बदकिस्मती से पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर सैलरी क्लास तीसरी बड़ी टैक्स पेयर है, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स जो कलेक्शन होती है वो इनडायरेक्टली होती है। सबसे पहले आप पोर्ट पर टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं जब कोई सामान आता है, वो सबसे बड़ा एक सोर्स है। दूसरे में आप जो बैंक प्रॉफिट्स हैं उस पर जो ऑटोमेटिकली टैक्स कट जाता है वो है, और तीसरे पर आपकी सैलरी क्लास आती है, और उसके बाद कहीं जाकर आपकी ताजिर बरादरी एंड पर आती है जो कि टैक्स देती है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो दो बड़े शोबे हैं इसमें ज़राअत और आपकी जो ताजिर बरादरी है, इन दोनों को टैक्स नेट में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आईएमएफ ने भी जो प्रेशर दिया है हुकूमत पाकिस्तान को, वो यही कहा है कि इन दो शोबों को टैक्स नेट में लाया जाए और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन पर बोझ ना डाला जाए। अब एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, जो लोग वॉलंटरली हुकूमत को बताते हैं कि हमारी ये आमदन है और ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, आप उनसे मजीद टैक्स कलेक्शन करते जाते हैं। बल्कि वो पिछले दिनों ये भी बात हो रही थी कि हम इनके ऑडिट्स करेंगे जो कि ऑलरेडी टैक्सेस जमा करवा रहे हैं, उनके डिटेल्ड ऑडिट करेंगे, और उसके लिए 1500 लोगों को हायर करने के लिए का इश्तिहार भी उन्होंने दे दिया हुआ है, तो वो हायर भी करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के ऑडिट्स करें जो कि टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं, कि वो सही जमा करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए बात करें। असल में दो पाकिस्तान में जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने दो बड़े टैक्स के शोबों को अपनी गोद लिया हुआ है, और वो समझते हैं कि जो हमारा वोट बैंक है, अगर हमने इन पर टैक्स किया तो हमारा वोट जो है वो खराब हो जाएगा। जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने एग्रीकल्चर और जागीरदारों और जमींदारों को वो जो वडेरों को जो बेसिकली सपोर्ट करना है, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो ताजरों की नुमाइंदा जमात समझी जाती है, और वो अपने आप को ताजरों का नुमाइंदा समझते हैं, दुकानदारों पर और बाकी कारोबारी लोगों पर टैक्स नहीं करते हैं। यही वजह है कि आज तक ये दो बड़े इदारे, दो बड़े सेक्टर जो है वो टैक्स नेट में नहीं आ सके हैं। तो ये बेहतरीन इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोनों पार्टीज के लिए कि आईएमएफ का प्रेशर है, तो जब आप आईएमएफ का प्रेशर बताते हैं तो उसमें आप बहुत से काम कर सकते हैं, और ये दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जैसे आपने नॉन फाइलर को खत्म कर दिया है, कैटेगरी को खत्म कर दिया है, अब उसके साथ साथ आप ये भी खत्म कर दें कि आपने ज़राअत पर या फिर ताजिरों पर टैक्स नहीं लगाना, बल्कि आप इसको एक सिस्टम में लेकर आए और फिक्स टैक्स नहीं लगाना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी दुकान जो कि 5 बाय 10 की दुकान है, वो अगर किसी बहुत बड़ी मार्केट के अंदर है, उसके साइज के हिसाब से ताजिरों पर टैक्स लगा दिया जाता है। और एक छोटी सी दुकान जो कि एक छोटे से इलाके में है लेकिन उसका साइज 20 बाय 20 है, तो उसकी आमदन जो है वो साल की अगर 50 लाख है, तो उस पर जो टैक्स है उसकी आमदन के हिसाब से नहीं, उसके साइज के हिसाब से। और जो 5 करोड़ आमदन वाली दुकान है जिसका साइज उससे छोटा है, उस पर ज्यादा टैक्स, उस पर कम टैक्स लगा देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बेस तो इन्होंने बनाई हुई, इसको भी चेंज करने की जरूरत है अगर आप बाकी टैक्स कलेक्शन करना चाहते हैं। और अगर ये दो सेक्टर आप सिस्टम में ले आए तो पाकिस्तान में टैक्स नेट जो है ऑटोमेटिकली टैक्स बेस जो है वो बढ़ जाएगी और टैक्स रेट कम हो जाएगा। हिंदुस्तान में जब उन्होंने गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि हमने टैक्स कलेक्शन करनी है, तो उन्होंने टैक्स बेस बढ़ाई थी। जब टैक्स बेस बढ़ाते हैं तो टैक्स कलेक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको टैक्स रेट ऑटोमेटिकली कम करने पड़ जाते हैं, और जब टैक्स रेट आप कम करते हैं तो आम आदमी को उसमें रिलीफ मिल जाता है। तो हुकूमत पाकिस्तान को इस तरह के मॉडल्स फॉलो करने चाहिए। अगर हम भारत को फॉलो नहीं करना चाहते तो हमारे पास चाइना की बड़ी अच्छी मिसाल है कि वहाँ पर इसमें 77% जो पेमेंट्स हैं वो या तो डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए होती हैं या मोबाइल फोन के जरिए होती हैं। कैश का कॉन्सेप्ट बहुत कम कर दिया गया है। तो ये इस तरह के मैयत हैं जिसमें बाज़ मैयत में टैक्स नहीं लगाने पड़ते, बाज़ ऐसे मामला हैं जिसमें सिर्फ आपको सिस्टम डेवलप करना पड़ता है और आम आदमी को एक डिजिटल सिस्टम के जरिए टैक्स कलेक्शन की तरफ लाना पड़ता है। तो ये काम अगर हुकूमत पाकिस्तान करेगी, डिजिटलाइज करेगी चीज़ों को सिस्टम में लाएगी, तो ऑटोमेटिकली टैक्स कलेक्शन होगी। जैसे पीओएस का सिस्टम है जो कि हम देखते हैं बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज पे और दुकानों पर लगाया जा रहा है,
ये एक बेहतरीन सिस्टम है और पूरी दुनिया में ये सिस्टम चलता है। इवन कि अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें तो वहाँ पर अगर आपने एक रेहड़ी भी लगानी हो फल फ्रूट बेचने के लिए तो उसका भी बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है पहले, उसका एंटीन बनवाना पड़ता है। वो एंटीन बना के वो बैंक अकाउंट खुलवा के जब तक वो अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं करवा देता तो वो उस जगह पर अपनी फल फ्रूट की रेहड़ी भी नहीं लगा सकता है। यही वजह है कि वहाँ पर आम आदमी भी अगर पेमेंट करता है तो वो गूगल पे के जरिए पेमेंट कर देता है। दिस इज एडवांसमेंट, दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज द ओनली सोल्यूशन इन मॉडर्न टाइम। अगर हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे फिर हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी अच्छा कोशिश कर इमरान लें, साहब, हम विद टैक्स होल्डिंग कलेक्शन टैक्स तक का नहीं भी जा सकते। बताएं कि इतने ज़्यादा विद होल्डिंग टैक्सेस लगा दिए हैं। एक अगर बैंक ट्रांजैक्शन हो तो उस पर टैक्स कटता है, और उसके अलावा दीगर आप अगर कोई भी चीज़ परचेज करें उसकी आप रिसिप्ट भी मांगें तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स कटना है। प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र करें तो उस पर जा रहा है, प्रॉपर्टी बाय करें तो उस पर जा रहा है। आप अभी जो बात करें, नंबर ऑफ़ टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। सर, चीज़ें आसान करने के बजाय हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। ये क्यों नहीं कोई एक आसान सा कोई पॉलिसी बना दें, और कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, शुरू में भी हमारी काफ़ी ताजिर कम्युनिटी से बात हुई थी स्टार्ट में, तो देवर से कि भाई हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्हीं के ऊपर दबाव है, जो अगेन हम इस पर बात कर चुके हैं। दूसरा ये कि जो विद होल्डिंग टैक्स है, ये क्यों पहले गवर्नमेंट, इससे पहले जो गवर्नमेंट आई थी उन्होंने कहा था कि इसको कम करेंगे, कुछ जगहों पर हमने कम होता हुआ भी देखा, फिर दोबारा गवर्नमेंट एक चेंज हुई है तो फिर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ गए। तो ये नंबर ऑफ टैक्सेस विद डिफरेंट नेम्स के साथ आ रहे हैं, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है आवाम के लिए और खासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी के लिए? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि जो विदहोल्डिंग टैक्स है ना, ये किसी भी इकोनॉमी में इसको जबरन टैक्स कहा जाता है। लेकिन क्या आपका टैक्स बनता है या नहीं बनता है, आपकी टैक्स होता है आमदन के ऊपर, आपके रेवेन्यू के ऊपर, आपके प्रॉफिट के ऊपर, कि आपने पैसे कमाए, खर्च किए, जो बच गए उस पर आपने टैक्स देना है। जो विदहोल्डिंग टैक्स है, ये जबरन टैक्स है, जो कि आपकी आमदन अभी आई है या नहीं आई है, लेकिन सिर्फ आपके पास पैसे आए हैं सोर्स से, आपने उस पर टैक्स काट कर जमा करवा, सरकार ने काट कर अपने पास रख लिया है। और फिर क्या है कि देखिए, साल के एंड पर जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो उसमें आप इसको क्लेम कर लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बाय फोर्स टैक्स कलेक्शन है, जो कि एफबीआर की नाकामी है। देखिए, एफबीआर के पास जो इतनी बड़ी टीम है, जो इतने उनके एक्सपेंसेस हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब का सब अगर मिलकर आवाम से टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकता, अगर वो आवाम के जो प्रॉफिट्स हैं या फिर उनकी इनकम है उसको प्रॉपरली एनालाइज करके टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, और उसको बाय फोर्स वो बैंकों से कहता है कि भी आप टैक्स काट लें, वहां पर पोर्ट पर वो कहता है आप वहां से टैक्स काट लें, प्रॉपर्टी वालों से कहता है कि जी आप टैक्स काट लें। भाई, जब सारे काम जो हैं वो इदारों ने ही करने हैं तो फिर एफबीआर की इतनी बड़ी टीम की क्या जरूरत है? आप उस टीम को खत्म करें और एक छोटा सा सेटअप लगा दें और बता दें जी साहब का सब जो काम है ये या तो बैंक्स ने करना है या फिर पोर्ट ने करना है या फिर आपके जो पीओएस सिस्टम है इन्होंने करना है, तो हम सिर्फ बैठ के टैक्स कलेक्शन किस तरह से ठीक करेंगे? है, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने काफ़ी वक्त दिया और आपने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया, और बहुत अच्छे अंदाज से आपने एक बात तो कैटेगोरिकली सर आपने कही है कि एफबीआर जो है वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है टैक्स कलेक्शन में, और ये चीज़ वाज़ेह है। तो अब ये तड़ियाँ लग रही हैं कि सिम्स बंद कर दी जाएंगी और जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। फिर सवाल ये है कि लोग पूछ रहे हैं, आज लोग शऊर रखते हैं कि आपको ये इख्तियार किसने दिया है कि आप हमारी यूटिलिटीज़ और जो कम्युनिकेशन के सिम्स हैं वो बंद कर दी जाएंगी, हमारा बेसिक राइट है, और किस बेसिस पर आप ये बात करें, और एक महकमा जिसका काम टैक्स कलेक्शन है वो इस पे बात कैसे कर सकता है? तो ये सवाल उठ रहा है और उठेगा, क्योंकि गैर ज़रूरी चीज़ें होंगी और ये इस तरह के जब मामलात आएंगे तो लोग सवाल करेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हफ्ता आपका कैसा रहेगा और क्या कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, कारोबार के मामलात, नौकरी के मामलात, पढ़ाई के मामलात, और भी मामलात आपके हैं कि शादी होगी या नहीं होगी, जो भी मामलात चल रहे हैं, तो सितारों के जो हाल होता है, अहवाल होता है, उसके ज़रिए हम आपको बताएंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो सितारों का हाल है और अहवाल है वो क्या होगा, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, आज का दिन कैसा गुजरेगा, आने वाला महीना और महीने कैसे गुजरेंगे, फिर आखिर में ये साल कैसा गुजरेगा और उससे आने वाला साल होगा वो कैसा होगा। और ये भी आपको बताएं कि नाज़रीन 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है 2024 में,
और बताया जा रहा है कि जो सूरज को ग्रहण लगेगा इसने कुछ मनफी असरात ज़मीन पर मुरतब करने हैं, जिसके बाद डेफिनेटली आपकी हमारी ज़िंदगियों में उसका इम्पैक्ट क्या आएगा और फिर सितारों पे उनका क्या इम्पैक्ट आएगा, फिर हम कैसे इससे ख़ुद को बच सकते हैं, क्या सदक़ात दे सकते हैं, किस तरह से दुआएं मांग सकते हैं, कौन सी दुआएं पढ़ सकते हैं और मामलात ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, और फिर मस्बत इम्पैक्ट भी देखेंगे। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। एक्सपर्ट हैं और तमाम तर रिसर्च उनकी इसी हवाले से है और बेहतर तज़िया रखते हैं जनाब कन्नान चौधरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आपको खुशामदीद कहते हैं वेकअप पाकिस्तान में। कन्नान साहब, किस तरह से देख रहे हैं ये जो हफ्ता है ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए, और जिनका स्टार लिब्रा है वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि लिब्रा वाले इस वक्त जो है स्टेज से गुजरेंगे और 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण भी आ रहा है, ज़मीन को ग्रहण भी लगेगा, तो क्या कह रहे हैं सितारों का हाल और आपकी जो स्टडीज़ है और आप किस तरह से देख रहे हैं, किस डायरेक्शंस पे हम जा रहे हैं इस वक्त? देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को मार्च में वजूद में आया। तो इन दादोशुमार को अगर हम देखें तो पाकिस्तान अपने चेंजेस के टाइम से गुजर रहा है, जिसके बारे में मैंने 1 साल पहले पेशगोई की थी लास्ट 14 अगस्त पे कि पाकिस्तान ने नेक्स्ट अपनी बर्थडे पे यानी कि जो 2024 में आएगी, जो भी गुजर चुकी है, इसके बारे में मैंने कहा था कि पाकिस्तान अपने चेंजेस के प्रोसेस से गुजरेगा, जिसमें रेवोल्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, या बड़े लेवल पे सिस्टम में चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन वी आर गोइंग टूवर्ड्स रेवोल्यूशन एंड मेरी दुआ है कि ये रेवोल्यूशन जो है अपना खूनी ना हो, अल्लाह करे ये अच्छे तरीके से चेंजेस पाकिस्तान में आ जाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान के चेंजेस का टाइम है जो भी चल रहा है। 14 अगस्त 2024 से शुरू हुआ है और 14 अगस्त 2025 तक ये जो टेन्योर है ये चलेगा 1 साल का, और इसमें चेंजेस नागजीर है पाकिस्तान के लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल एंड द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बट द थिंग इसके दौरान एजुकेशन और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, तो इस प्रोसेस से हम गुजरने जा रहे हैं एज अ नेशन। अच्छा कन्नान साहब, मैं बारी बारी तमाम सेक्टर्स की बात करूंगा। सबसे पहले मुझे बताएं कि सियासी मंजरनामा क्या होने वाला है। इस ग्रहण से जो सियासी मंजरनामा है, सूरज ग्रहण जो आ रहा है और सितारों की स्टडीज़ भी आप अभी देख रहे हैं, पाकिस्तान पे सियासत के हवाले से जो हमारी अंदरूनी सियासत है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की सियासत है, उसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है? क्या हम बेहतरी की तरफ जाएंगे या मज़ीद आइसोलेशन, मज़ीद पकड़ धकड़, मज़ीद जो है हम एक रिस्ट्रिक्ट माहौल में जिस तरह से पाकिस्तान अभी निकल रहा है, हम उस तरह से चीज़ों को फेस करेंगे? तो जो पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान है इन कमिंग डेज एंड द कमिंग मंथ्स, वो क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान 14 अगस्त 2024 के बाद, जैसा मैंने बताया, अपने चेंजेस के टाइम में जा रहा है। तो इस टाइम पीरियड में पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें तो पॉलिटिक्स से ज्यादा मैं पब्लिक की बात करना चाहूंगा, बिकॉज ये टाइम पब्लिक को रूल कर रहा है। पाकिस्तान अपने उस दौर से गुजर रहा है जिसमें लोगों को पॉलिटिशियन से ज्यादा लेना देना नहीं होगा, और लोग जिस तरफ पिछले 2 साल से लगे हैं उसी डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी पार्टी इसमें इंटरवीन करके उनका नजरिया चेंज नहीं कर पाएगी। तो इस टाइम पीरियड में पाकिस्तानी पब्लिक ऑलरेडी जो अपना नजरिया बना चुकी है और जो कि रेवोल्यूशनरी नजरिया है, वो चेंजेस चाह रही है पब्लिक, जो कि डेमोक्रेसी में होती है, जो कि उनके फायदे के लिए कानून साजी की जाए, उसकी तरफ पब्लिक जाएगी, इंसाफ की तरफ पब्लिक जाएगी। यानी इस टाइम पीरियड में पब्लिक मेक श्योर करेगी कि पार्टी कोई भी है उससे उनको लेना देना नहीं है। वो ये मेक श्योर करेंगे कि उनके राइट के लिए काम किया जाए और उनके राइट्स के लिए काम हो रहा है या नहीं। अभी हमने आगाज देखा है, ये सिर्फ आप इसको एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो आप इसको एक ट्रेलर कह सकते हैं कि अभी जो एजुकेशन का आगाज हुआ है। मैं आपको एक और यहाँ पे यूनिक प्रेडिक्शन शेयर करता चलूं कि अभी अक्टूबर का आगाज होने जा रहा है कल से। अक्टूबर के अंदर, मैं ऑलरेडी पेशगोई कर चुका हूँ, उसको रिपीट कर रहा हूँ, अक्टूबर 2024 के अंदर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और मरियम नवाज साहिबा की दोनों हुकूमतें जो है वो डेंजर जोन में जाती हुई नजर आ रही हैं। ये इनके लिए नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगा अपनी हुकूमतों को कायम रखना। ये बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में जाती हुई नजर आ रही है दोनों गवर्नमेंट, और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो
पब्लिक के एजुकेशन होंगे, लोगों का अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना होगा। परफेक्ट और ये पॉइंट चीजें टेकन। सर आपने बताया कि पब्लिक रूल करेगी और फेडरल गवर्नमेंट ना खास तौर पे पंजाब की गवर्नमेंट है वो डेंजर जोन में जाते हुए नजर आ रही है। अच्छा अब मुझे ये बताएं जो इस वक्त सितंबर 22 और अक्टूबर 23 में जिनका स्टार लिब्रा है, मेज़ान है, ठीक है, वो कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने मामलात ज़िंदगी, चाहे उसमें सियासतदान हो, स्पोर्ट्समैन हो, हमारे आम आवाम हो, बिजनेसमैन हो, जो भी लोग इस स्टार पे आ रहे हैं तो वो क्या सदक़ात दे सकते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कितना फेवरेबल रहेगा उनके लिए ये मंच जिनका स्टार लिब्रा है? देखें, लिब्रास की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड में वो अपने डिफिकल्ट टाइम से गुजरने जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले लिब्रास को अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। प्रॉपर रेस्ट करें, कोशिश करें कि स्ट्रेस और एंजाइटी को जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। उसके लिए हेल्पफुल रहेगी उनके लिए अपने हॉबीज पे थोड़ा सा फोकस करना, और सिर्फ लिब्रास उन लोगों से मशवरा करें, उनसे बात करें, उनसे जो है वो गाइडलाइन लें जो बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन है उनके लिए। हर दोस्त से, हर करीबी फैमिली मेंबर से मशवरा लेना इनके लिए इनको डेंजर जोन में लेके जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये दो चीजों का ख्याल रखना है। रिलेशनशिप के हवाले से लिब्रास का आल्सो जो है वो थोड़ा सा डेंजर जोन स्टार्ट होने जा रहा है, तो इनको वहां पे भी बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत रहेगी तमाम लिब्रास को। सदके की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड में चने की दाल का सदका 1 kg पर पर्सन के हिसाब से लिब्रास कर सकते हैं। और एक और टिप देता चलूं, ब्लैक कलर का इस्तेमाल लिब्रास को इस टाइम पीरियड में कम करना चाहिए, लाइट कलर ज्यादा वियर करना चाहिए। सबसे टॉप मोस्ट जो इनके लिए लकी रहने वाला है वो लाइट ब्लू कलर है, फिर लाइट येलो है एंड लाइट ग्रीन है। ये 3 कलर ये वियर करेंगे तो नेगेटिव चीजों से ये बच सकते हैं और अपने लिए इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, लिब्रा के बाद हम जाते हैं तो 23 अक्टूबर तक लिब्रा जो है ख़त्म हो जाता है। फिर जो 24 अक्टूबर से बाद और जो नवंबर आपका आता है उसके जो जिसमें उनकी बर्थ हुई है वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या मामलात ज़िंदगी होंगे, किस तरह से बेहतर हो सकते हैं और किस तरह के जो सदका हैं वो निकाल सकते हैं अपनी ज़िंदगी से? काइंडली रिपीट कीजिएगा, आवाज ब्रेक हुई है आपकी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जो लिब्रा के बाद वाले स्टार्स हैं वो कौन से स्टार्स होंगे और वो किस तरह के अपने सदके निकाल सकते हैं और किस तरह से मामलात ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं आफ्टर लिब्रा? स्कॉर्पियो की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। जो नेक्स्ट वन स्कॉर्पियो, इनकी अगर हम बात करें तो ये जो रेड कलर की मसूर की दाल है ये सदका कर सकते हैं या फिर मीट का सदका कर सकते हैं ऑन ट्यूसडे, तो इनके लिए इससे बेहतरी आएगी। और स्कॉर्पियो के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मैनेजमेंट के इश्यूज को सॉल्व करें, चाहे फिर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी आपके करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आपके जो इश्यूज इस टाइम पीरियड में आने वाले हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसको सॉर्ट आउट करें। थोड़ा सा अपने काम पे फोकस करना आपके लिए ज़रूरी है। हेल्थ इनकी एवरेज से बेहतर जाती हुई नजर आ रही है, इसमें ज़्यादा इश्यूज नहीं रहेंगे। फोकस इनको करना होगा क्योंकि इस टाइम पीरियड में काम का बर्डन स्कॉर्पियो के ऊपर ज़्यादा रहता हुआ नजर आ रहा है, जिसको मैनेज करना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होगा। उसके लिए चैरिटी मैंने बता दी है, उसको ये फॉलो कर सकते हैं। एंड इनके लिए पिंक कलर और लाइट येलो कलर ये लगती रहने वाले इस टाइम पीरियड। ठीक है सर, इसके बाद है सेजिटेरियस, वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए साल कैसा रहेगा, ये महीना आने वाला जो है वो कैसा रहेगा और वो क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं? सेजिटेरियस की बात करूं, अगर मैं इनके लिए सब्जी की बात करूं तो ग्रीन कलर की दाल का सब्जा हाफ केजी पर पर्सन के हिसाब से ये दे सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसके सेजिटेरियस के लिए मिक्स रहेगा ये टाइम पीरियड, कुछ अपॉर्चुनिटीज अवेल करने का मौका इनको मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज इनको बराबर मिलेंगी, इनको सिर्फ ये देखना है कि राइट टाइम पे राइट चीज को पिक कर लें। उसके लिए बड़ों की दुआएं लें, गाइडलाइन लें, पेरेंट्स की एक खिदमत करना और उनसे दुआएं लेना, इनके लिए जो है वो बहुत बरकत हो सकता है। तो इसमें चीजें इनके लिए बेहतर हो सकती हैं। सच्चा मैंने बता दिया है, इनको रेड कलर पहनने से अवॉइड करना है, लाइट कलर पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा फील कर पाए। ठीक है, इसके बाद कैप्रिकॉर्न है दिसंबर और जनवरी में, फिर साल अच्छा इनका जो स्टार है ये बताइएगा, इसमें 2 हिस्से लग जाते हैं। कुछ लोग जो है दिसंबर के एंड में जिनकी पैदाइश हुई है और कुछ लोग जो 30-31 को हुए हैं और फिर जो 1 तारीख के नियर बाय हैं, तो उनका भी ज़रा बताइएगा क्योंकि उनके स्टार्स में 2 स्टार्स जो कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या इस वक्त डिफरेंट चेंजेस होते हुए देख रहे हैं?
क्योंकि ये साल एंड भी हो रहा होगा, नया साल भी आ रहा होगा, सितारों की चाल भी मूव हो रही होगी, तो जो जिनका स्टार दिसंबर और जनवरी में आ रहा है वो क्या कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न्स? देखिए, जो लोग दिसंबर में कैप्रिकॉर्न्स आ रहे हैं उनको थोड़ा सा अर्ली रिलीज मिल जाएगा इस ईयर के आगाज में। जो जैन के अंदर आ रहे हैं उनको थोड़ा सा लेट रिलीज मिलेगा। एक तो ये चीज, दूसरा ये कि कैप्रिकॉर्न्स ने जून 2024 में काफी सफर किया है, स्पेशली हेल्थ सेक्टर्स जो है इनका, तो वो प्रॉब्लम में रहा है। ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं हेल्थ के हवाले से इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, डिलेज रहे हैं इनके कामों के अंदर। तो ये डिलेज जो है वो अब इख्तिताम पजीर होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेजुअली इनको देखने को मिलेगी अपनी चीजों में। हेल्थ की अभी शुरू होती नजर आ रही है, और जैसे ही नए साल का आगाज होगा तो इनकी हेल्थ तेजी के साथ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इनके अपने मंथ जो है जैन और फेब इनको काफी फेवर देंगे तो इनके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। इनको मैं कहूँगा ब्लैक कलर की चीज का सदका करें, तो चाहे वो क्लॉथ्स हों या फिर वो ब्लैक कलर के माश हों, वो सदका कर सकते हैं ये। और खुद जो है वो रेड और ब्लैक कलर ना वियर करें तो इनके लिए ज्यादा अच्छा हो। अच्छा, इसके बाद फिर जनवरी टू फेब में जो एक्वेरियस आ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए रोज़गार के मामलात और शादी के मामलात और जो समाजी ताल्लुकात हैं वो कैसे रख सकते हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, तो उनका भी बताइएगा। नाउ द थिंग इज कि एक्वेरियस जो है अपने करियर के हवाले से तो बहुत ज्यादा गलतियां करते आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। 2024 में भी काफी इनको जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इनके लिए क्रिएट की हैं और डिलेज आए हैं इनके कामों के दौरान। अभी इनको चाहिए कि अपनी फैमिली को टाइम दे, फैमिली की सपोर्ट और गाइडलाइन हासिल करे। बहुत सारे एक्वेरियस ऐसे होंगे जिनके फैमिली के साथ ताल्लुकात जो हैं वो आइडियल नहीं है शायद, या अदर वर्ड में कहें तो अच्छे नहीं है, तो उनको सपोर्ट की जरूरत रहेगी। तो इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है इनकी कामयाबी के लिए। एक एयर साइन है तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, एक तो पहली चीज ये करें। सेकंड थिंग, इसके रिलेशनशिप के हवाले से अभी टाइम पीरियड चेंज हुआ है, इसी वीक में इनके लिए तो रिलेशनशिप के हवाले से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स आती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में इनको काफी रिलीफ मिल जाएगा, कोई आइडियल पार्टनर ढूंढने में ये कामयाब हो सकते हैं। तो यस, यहाँ पे चीजें इनके लिए फेवरेबल होती नजर आ रही है। करियर के हवाले से स्टिल इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और ये 1-2 महीने की स्ट्रगल है, उसके बाद चीजें इनकी फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा, पाइसेस का बताएं, क्योंकि उसका स्टार के साइन में भी 2 फिशेस हैं जो अपोजिट डायरेक्शंस पर जारी होती हैं, तो इस स्टार में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, और फिर जब जो पाइसेस मिलते भी हैं तो वो डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो 2025 है पाइसेस के लिए वो कैसा होने जा रहा है? देखिए, पाइसेस की अगर हम बात करें तो इसके निशान को अगर हम गौर से देखें तो 2 फिश है, यानी 2 पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये लोग रखते हैं, डबल माइंडेड रहते हैं, ओवर थिंकिंग हमेशा इनका जो है वो प्रॉब्लम रहता है। बहुत सारे पाइसेस को आप देखेंगे कि वो मिस्टीरियस चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, बिला वजह की वो जो है डिस्ट्रैक्शन अपने काम में खुद ही क्रिएट करते रहते हैं, सिर्फ अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से कि ऐसे होगा तो वैसे होगा। ओवर थिंकिंग इनकी थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी मार्च से ऑनवर्ड, तब जो कि इनको डिलेज और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। रिलेशनशिप के हवाले से कुछ इंप्रूवमेंट्स देख रहा हूँ मैं। जो पाइसेस आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेगी 2025 के अंदर, और ये जुलाई अगस्त तक मिलती रहेंगी इनको। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी पाइसेस सुन रहा है वो आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए एफर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली इसके कामयाबी के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनको मैं एडवाइस करूंगा कि ये डार्क कलर्स ना पहने, ब्राउन और चॉकलेट कलर ना पहने। सस्ते की अगर हम बात करें इनके लिए तो ये जो है चावल का सस्ता कर सकते हैं, 2 के चावल पर पर्सन के साथ सस्ता किया जा सकता है। तो ये मामला ठीक है। एरीज, इसके बाद एरीज है, उसका आप क्या देख रहे हैं 2025 में, क्या इम्पैक्ट आएगा उनकी जिंदगी में? इन लोगों की अगर मैं बात करूं तो वो अपने लिए खुद ही ट्रबल्स क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें ये अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे अपनी ही चीजों की वजह से। एरीज एक तो उस चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। दूसरा ये है कि ईगो इनकी और इनके जो ईगो के मसाइल हैं वो फैमिली मेंबर्स के साथ भी ताल्लुकात इनके खराब कर सकते हैं। एरीज को चाहिए इस टाइम पीरियड में वो जॉब कर रहे हैं तो अपने बॉसेस के ऑर्डर्स को ओबे करें, केयरफुली चीजों को सुने और फिर प्रॉपर तरीके से चीजों को करें, नेग्लिजेंसी ना दिखाएं। और अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट्स की बातें बहुत ध्यान से सुनना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत ही रहेगी। और इसके बाद टॉरस है, उसका आप क्या देख रहे हैं?
टॉरस की अगर मैं रिलेशनशिप के हवाले से बात करूं तो ये अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा इसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स क्रिएट होती मुझे नजर आ रही हैं, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना होगा। जो अगर कोई बात है तो अपने पार्टनर से पूछ लें, डिस्कशन के बाद डिसीजन पे पहुंचे, वन साइडेड डिसीजन ना बनाए, तो इससे इनका रिलेशन बच सकता है। हेल्थ के हवाले से इश्यूज इनके अब जो है वो इस्तेमाल होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं काफी टाइम के बाद, तो उनके लिए रिलीफ का टाइम है। जो टॉरस आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं उनको भी चांसेस मिलेंगे। सो इनके लिए अच्छा टाइम आ रहा है टॉरियंस के लिए स्पेशल। और जैन ठीक के है। बाद मजीद बेहतरीन चीज मैं देख बस सर लास्ट हमें बता दें, जेमिनी और कैंसर ये इनका क्या हो सकता है? जेमिनाइज को अपनी हेल्थ की केयर करने की जरूरत है। फैमिली मेंबर्स के साथ उनका अच्छा टाइम गुजरेगा। अगर ऐसे जेमिनाई हैं जिनके बच्चे हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम उनका गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो हेल्थ पे इनको फोकस करना है। जेमिनाई को बिजनेस के हवाले से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। ऐसे जेमिनाई जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं या फिर नए बिजनेस का आगाज करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आइडियल टाइम उनको मिलने जा रहा है। और ये जो टाइम पीरियड जनवरी 2025 से लेके इनके अपने महीने जून 2025 तक बहुत ही अपॉर्चुनिटी इनको मिलने जा रहा है। बेस्ट टाइम पीरियड है, उसको यूटिलाइज करें और उसको बेनिफिट लेने की कोशिश। ठीक है, और कैंसर का क्या कहेंगे लास्ट में सर फिर? कंटेनियर देयर गुड टाइम। इनको रिलेशनशिप के हवाले से इंप्रूवमेंट मिलती हुई नजर आ रही। क्रिएटिविटी इनकी बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई नजर आ रही है। अगर आप ऐसे कैंसर हैं जो सुन रहे हैं और आपका ताल्लुक क्रिएटिव फील्ड से है तो डेफिनेटली आप जो है वो आसमान को छू सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज करें। कैंसेरियन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी लेजीनेस होती है। इस टाइम पीरियड ओवरकम करने में वो कामयाब होते हुए नजर आ रही है। टाइम पीरियड उनको फेवर देगा। सिर्फ पहले 3 महीने के लिए थोड़ी सी मुश्किलात के साथ आगाज होगा नए साल का, बट एट द एंड ये चीजों को अपनी फेवर में ले जाने में कामयाब हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका कन्नान साहब, आपके वक्त का, और बहुत ही बेहतर अंदाज से आपने तमाम तर जो स्टार्स हैं उनका अहवाल रखा। एंड आई होप कि आवाम के लिए आसानियां हों और जो सूरज का जो ग्रहण होगा इससे भी तमाम तर मामला ज़मीन के बेहतर रहे। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन शोबिस इंडस्ट्री के। तो आए रोज़ कोई ना कोई जो है तूफ़ान आ रहा होता है वहाँ से। और एक और रिपोर्ट है, इशू है, आपको बताएं कि अदाकारा के खिलाफ थाना डिफेंस में मुकदमा दर्ज हुआ है। और हम अदाकारा की बात कर रहे हैं नाजिश जहांगीर की। बताएं कि लाहौर की सेशन अदालत ने अदाकारा नाजिश जहांगीर की अबूरी जमानत खारिज कर दी है। और जो इल्ज़ाम है जो बताया जा रहा है वो ये कि शरीक मुलजिम है सिकंदर की अबूरी जमानत में अक्टूबर के पहले हफ्ते की तौसीक कर दी गई है। और अदाकारा के खिलाफ जो है थाना डिफेंस में अदाकार अजहान असूद ने फ्रॉड के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज करवा रखा है। और मुद्दई ने कहा है कि अदाकारा नाजिश जहांगीर से 25 लाख रुपए और गाड़ी 2 माह के लिए ली। अदाकारा ने 25 लाख रुपए भी वापस नहीं किए और ना गाड़ी वापस की। फ्रॉड का मामला है नाजरीन। और आप देखें कि हमें हमेशा एक बात ये कहता हूँ, जो ये सितारे होते हैं ना शोबिस के, ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ों में पढ़कर कभी डिजिटल में इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो इमेज है, उसकी इमेज बिल्डिंग है, वो जो है डैमेज हो रही होती है। तो प्लीज़ सब कुछ करें लेकिन पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल करें, क्योंकि आपके पीछे बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं जो आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने मुल्क को। नाज़रीन होपफुली आपका प्रोग्राम आज हमें आपको पसंद आया आज का प्रोग्राम हमारा। और इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।